बात यह पुरानी थी, लेकिन तब मैं इतनी परिपक्व थी कि गलत बातों को समझ सकती थी। मुझे वक्त ने पहले से ही बड़ा बना दिया था। देखा जाए तो उम्र में मैं छोटी थी, लेकिन ना समझ नहीं थी कि माँ के दुख को समझ नहीं पाती। काश मैं पिताजी से माँ के लिए थोड़ा प्यार मांग पाती, क्योंकि माँ के लिए शायद पिताजी का प्यार ही हम बच्चियों से ज़्यादा महत्व रखता था। माँ का अधिकतर भूखे रहना और लगातार रोते रहना ही शायद वे कारण थे जिनके चलते वे समय से पहले ही अधेड़ हो गई थी। मेरी सभी सहेलियों की माएँ अभी भी युवा लगती थीं। माँ के बगैर मैं कैसे रहूँगी, यह सोचकर ही मैं विकल हो उठी। बेशक पिताजी के पास बहुत पैसा है, पर पैसे से माँ का प्यार तो नहीं खरीदा जा सकता। मुझे माँ से सदैव शिकायत ही रही। मेरी 6-7 प्रिय सहेलियों की माताओं को मैंने करीब से देखा परखा था। मुझे कभी किसी ने कुछ विस्तार से बताया तो नहीं, पर अपनी 13 वर्षीय बुद्धि से मैं इतना तो समझ ही जाती थी कि उन तमाम माँओं के सीने में कोई ना कोई दर्द अवश्य छिपा हुआ है। दर्द खत्म हो जाए तो शायद जीवन को कोई भी रस रोमांचित नहीं कर पाएगा। इसी बात को बार बार एक नए अंदाज में मैंने माँ को समझाने की कोशिश की, पर वे सिर्फ मेरी समझाने मात्र से अपने चेहरे पर बनावटी खुशी नहीं ओढ़ पाती थी। जब भी माँ मेरी तर्कपूर्ण बात की अवहेलना करती तो मुझे लगता कि उनके लिए सिर्फ पति ही सर्वोपरि है, मैं और भाविशा कुछ भी नहीं। मैं कई बार माँ को झकझोर कर उन्हें उनके गुमसुम ख्यालों से खींच लाती और पूछती कि मैं और भाविशा उनकी उपेक्षा का कारण क्यों हैं। तब माँ हम दोनों को अपने आगोश में कस लेती। उनके आंसुओं की धार में गजब की तेजी आ जाती। वे निरीह भाव से हमें ताकती और उम्मीद करती कि हम उनके आंसुओं में से उनका स्नेह छांट लें। मेरे और भाविशा के लिए माँ के पास शब्दों का अभाव था, पर पिताजी से वे लगातार बोलती रहती। देर रात जब नशे में धुत पिताजी घर लौटते और शराब की दुर्गंध से कमरा भर जाता, तब माँ उन्हें उलाहने देती, कोसती। दूसरी ओर पिताजी दूर बैठकर माँ को धमकाते रहते, पर माँ चुप नहीं होती और पिताजी के साथ साथ उनकी सेक्रेटरी अनुप्रिया को भी लताड़ती। तब पिताजी अपने वश में न रह पाते और माँ के गालों पर तमाचा जड़ देते। खबरदार सुजाता, तुमने अब एक भी अपशब्द अनुप्रिया के लिए कहा, मैं तुम्हारी जबान खींच लूँगा। पर पिताजी की चेतावनी से माँ भयभीत नहीं होती। वे चीख कर कहते, छी, अपनी प्रेयसी के लिए तुम्हारे मन में इतना दर्द है, सिर्फ इसीलिए कि वह तुम्हारी रातों को रंगीन बनाती है। कभी सोचती हो कि तुम्हारे बच्चे कैसे पल रहे हैं। मैं रात दिन तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए खटती रहूं और तुम मस्ती में डूबे रहो। नहीं, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं बर्दाश्त कर सकती तो डूब मरो या अपने लिए कोई आशिक ढूंढ लो। छी, चीख चीख कर माँ रो पड़ती। कितने बेशर्म हो तुम, अपनी पत्नी को जबरदस्ती गलत राह पर ढकेलना चाहते हो। धिक्कार है तुम पर। सुजाता, तुम मेरे पीछे क्यों बढ़ जाती हो? तुम जानती हो मैं अनुप्रिया को नहीं छोड़ सकता। अब तुम्हें क्या करना है यह तुम सोचो, मेरा सिर मत खाओ। कहते हुए पिताजी कमरे से निकल जाते। जाने क्यों पिताजी से लड़ने के बाद भी माँ उनके प्रति चिंतित रहती। रोज लड़ने के बाद वे बेहद शांति से पिताजी से एक प्रश्न जरूर पूछती, खाना नहीं खाओगे? कभी पिताजी उठकर माँ के साथ खाना खा लेते और कभी बड़ी बेरुखी से कह देते, मैंने खा लिया है। जिस दिन वे खाने से इनकार करते, माँ भी खाना नहीं खाती। मेरे और भाविशा के बीच आकर सो जाती और हम दोनों को बाहों में लेकर कभी सिसकती तो कभी देर तक कुछ सोचती रहती। माँ का अधिकतर भूखे रहना और लगातार रोते रहना ही शायद वे कारण थे जिनके चलते वे समय से पहले ही अधेड़ हो गई थी। यहाँ तक कि मेरी सभी सहेलियों की माएँ अभी भी युवा लगती थीं। माँ की खामोशी और उनके अस्त व्यस्त स्वभाव को लेकर मेरी सहेलियाँ कई बार मुझसे और भाविसा से प्रश्न करती। हम दोनों झिप जाया करते। उन्हें कैसे बताते कि हमारे माता पिता में नहीं बनती।
पिताजी को हमारी माँ अच्छी नहीं लगती। उन्हें अनुप्रिया मौसी पसंद थी, इसीलिए हमें पिताजी से बिल्कुल प्यार नहीं था। जब कभी वे हम दोनों के साथ हंसते खेलते तब भी माँ खोई खोई नजर आती। उनकी गंभीरता के कारण सभी उनसे भय खाते थे, जो मुझे पसंद नहीं था। हालांकि मैं उम्र में छोटी थी, पर माँ की पीड़ा को समझती थी। मैं उनसे यह तो नहीं कह सकती थी कि वे अपना दुख भूल जाएं, पर यह जरूर चाहती थी कि वे मेरी सहेलियों के सामने थोड़ा सच सवर कर रहें, मुस्कुराएं, थोड़ा बहुत उनसे बातें करें, हंसी मजाक करें, ताकि हमारे घर की स्थिति किसी पर जाहिर ना हो और कोई भी मेरी माँ को गलत ना समझे। पर माँ को समझाना संभव नहीं था। मुझे लगता था कि अब वह दिन दूर नहीं जब लोग हमारे घर को चर्चा का एक विषय बना लेंगे। मैं आहत हो जाया करती। मुझे लगता कि मैं चीख चीख कर माँ से कहूँ कि वे थोड़ा सा अपने को बदलने का प्रयास करें, ताकि इस घर की खुशी सलामत रहें। और एक दिन हमने माँ में बदलाव पाया। मैं और भाविशा स्कूल से घर पहुँचे तो माँ श्रृंगार मेज के सामने बैठी होठों पर लिपस्टिक लगा रही थी। उन्होंने गुलाबी साड़ी पहन रखी थी, सिर पर एक खूबसूरत जूड़ा बनाया था जिस पर उन्होंने घुंघरू वाले कांटे लगाए थे। कानों में गुलाबी साड़ी से मैच करते सफ़ेद और गुलाबी स्टोन वाले कर्णफूल और हाथों में गुलाबी चूड़ियाँ। हम दोनों खुशी से रोमांचित होती हुई माँ के इस बदले हुए रूप को देख रही थी। मैं सोचने लगी, काश मेरी सहेलियाँ यहाँ होती तो वे देख पाती कि मेरी माँ कितने खूबसूरत हैं। श्रृंगार पूरा होते ही माँ उठ खड़ी हुई। आईने के सामने थोड़ी सी टेढ़ी होती हुई वे अपनी पीठ के भाग को देखने का प्रयास कर ही रही थी कि उनकी निगाह हम दोनों पर पड़ गई। अरे, तुम दोनों कब आई? कहती हुई वे तेजी से हमारे पास आई, पर उन्होंने हमें अपने आगोश में नहीं लिया। सिर्फ गालों को प्यार से थपथपाते हुए हमेशा की तरह मुस्कुरा कर बोली, बेटी, मैं क्लब जा रही हूँ। आज से तुम दोनों की देखभाल के लिए मैंने एक आया रख ली है। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी लौट आऊँ, पर यदि देरी हो गई तो तुम्हें खाना खिलाकर कहानी सुनाकर आया सुला देगी, ठीक है ना? माँ ने हमसे यह नहीं पूछा कि हमें आया के साथ रहना अच्छा लगेगा या नहीं, पर मुझे उनसे शिकायत नहीं थी। मैं तो खुश थी कि आज माँ ने मेरी इच्छा के अनुरूप श्रृंगार किया है। सच वे बेहद सुंदर लग रही थी। दीपाली, माँ ने जोर से आवाज़ देकर आया को पुकारा। देखो, बच्चे आ गए। इनके आने का समय 5 बजे है। कल से इस बात का ध्यान रखना कि 5 बजे तक तुम्हारा काम पूरा हो जाए। इन्हें आते ही नाश्ता और दूध देना। रात का खाना भी 5 बजे के पहले तैयार करके हॉट किस में रख देना, ताकि बाद का तुम्हारा समय सिर्फ बच्चों के साथ बीते। अच्छा बच्चों, अब मैं चलती हूँ। कहती हुई माँ तेजी से बाहर निकल गई। मैं और मेरी छोटी बहन भाविशा प्रसन्न थे कि सालों बाद हमने माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी है। हम आश्वस्त हो गई थी कि अब हमारी कोई भी सहेली माँ को लेकर संशय से भरा कोई प्रश्न नहीं करेगी। उस रात एक और अच्छी बात यह हुई कि माँ और पिताजी में कोई बातचीत नहीं हुई। दोनों ने शांति से खाना खाया और माँ रोज रात की तरह आकर मेरे और भाविशा के बीच में सो गई। माँ अब कहाँ गई थी? उनके हमारे पास आते ही भाविशा जाग गई थी। क्लब गई थी बेटा। वहाँ क्या होता है? क्लब में तरह तरह के खेल होते हैं। वहाँ मेरी कई लोगों से जान पहचान हुई। मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा। बेटे, आप लोग स्कूल चले जाते हो, तुम्हारे पिताजी ऑफिस और मैं सारा दिन अकेले रहती हूँ। अब मैं बोर हो गई हूँ, इसीलिए कुछ दोस्त बनाना चाहती हूँ ताकि खुश रह सकूँ। भाविशा तो संतुष्ट हो गई थी, इसीलिए वह माँ से लिपट कर जल्दी ही सो गई। पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे यह सोचकर अच्छा नहीं लग रहा था कि अब माँ रोज देर से आएंगी। मुझे लगता था यदि मैं माँ से यह कहूँ कि उनके बगैर हमें शाम को घर में अच्छा नहीं लगता तो वे क्लब जाना जरूर बंद कर देंगी। पर सालों तक मैं उनके चेहरे पर खुशी देखने के लिए तरसती रही थी।
इसीलिए इस भय से कि कहीं वे फिर से उदास ना हो जाएं, मैंने चुप रहने का निर्णय लिया। उसके बाद माँ और पिताजी में कभी भी बहस नहीं होती थी। माँ हमेशा बस मुस्कुराती रहती थी। उन्होंने अब अपने बाल भी कटवा लिए थे, जिन्हें वे बार बार आईने के सामने खड़े होकर सेट करती थीं। घर में भी अब वे प्यारे प्यारी गाउन पहनती थीं। उनके कपड़ों से सदैव एक भीनी भीनी खुशबू आती थी। अक्सर अब हमें वे अपनी बाहों में नहीं सुलाती थीं, पर मुझे यह सिर्फ सोचकर अच्छा लगता था कि मेरा सहेलियों के सामने सिर ऊंचा रहेगा। वैसे अब मुझे लगने लगा था कि पहले की गंभीर रुआसी माँ में जो स्नेह था वह इस फैशन परस्त माँ में नहीं है। माँ अब हमारे लिए वक्त नहीं निकाल पाती थी। हमारा स्कूल 11 बजे से लगता था। हम 10 बजे घर से निकलते, फिर रात के 10 बजे ही हमें माँ के दर्शन हो पाते। पर सुबह भी माँ हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देती। उन्होंने हमारी देखभाल का पूरा जिम्मा आया के हवाले कर दिया था। कुछ दिनों बाद माँ के फ़ोन भी बहुत आने लगे थे। वे फ़ोन पर बहुत धीरे धीरे बोलती, लगातार मुस्कुराती रहती। उनका चेहरा अक्सर सुर्ख हो जाता। हमें यह नहीं पता था कि उन्हें किसके फ़ोन आते हैं। एक बार मैंने पूछा तो वे काफ़ी देर तक सिर्फ मुस्कुराती रहीं, फिर बोली, मेरे दोस्त के फ़ोन आते हैं। मेरे अंतर में कुछ अजीबोगरीब होने लगा था। समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। माँ के दोनों ही रूप मेरे लिए असहनीय हो गए थे। एक दिन शाम को आया ने पूछा था, बिटिया दिवाकर चाचा को जानती हो? दिवाकर चाचा? मैं मन ही मन बुदबुदाई, फिर बोली, नहीं, पर मैम साहब तो कह रही थी कि वे तुम्हारी चाचा हैं। मैं और भाविशा एक दूसरे को प्रश्न सूचक निगाहों से ताकती रह गई। आया ने आगे बताया, वे रोज यहाँ आते हैं, 1-2 घंटे रुकते हैं, फिर चले जाते हैं। हमें नहीं पता, हम माँ से पूछकर आपको दिवाकर चाचा के बारे में बताएंगे, भाविशा ने कहा। ना बिटिया ना, माँ से कुछ मत पूछना। नहीं, उन्हें यह बताना कि मैंने आज आपसे इस विषय में बात की है, वरना वे तो हमें नौकरी से ही निकाल देंगी। क्यों निकाल देंगी? मैंने उत्सुकता से पूछा। बिटिया, आप अभी छोटी हैं, इसीलिए नहीं समझ आएगा। मैं सच कह रही हूँ, आप इस बातचीत के बारे में किसी से कुछ ना कहना, वरना मैं गरीब अपनी नौकरी से हाथ धो बैठूंगी। मैं और भाविशा इस रहस्य की पीड़ा को सहने को विवश हो गई। दिवाकर चाचा कौन है? हमारे घर क्यों आते हैं? हमारे सामने क्यों नहीं आते? आखिर दिवाकर चाचा या उनके बारे में माँ से कुछ भी पूछने से वे आया को नौकरी से क्यों निकाल देंगी? इन सब प्रश्नों के साथ दिवाकर चाचा हमारे लिए संदेह से घिर गए थे। आया से बात होने के बाद भाविशा दिवाकर चाचा का नाम लेकर माँ से अपने संदेह की पुष्टि करना चाहती थी, पर भाविशा के प्रश्न पूछने का अंदेशा होते ही मैं उसके नन्हे होठों पर अपनी हथेली धर देती। जब भी मैं ऐसा करती, भाविशा की मासूम आंखों में मुझे एक खौफ नजर आने लगता। हम दोनों दिवाकर चाचा को देखे बगैर ही उनसे डरने लगी थीं। शायद हमें इस बात का पूर्वाभास होने लगा था कि उन्हीं की वजह से हमारे घर में कोई तूफान आने वाला है। एक दिन हमारा डर सत्य सिद्ध हो गया जब पिताजी समय से पूर्व घर लौट आए। वे बेहद गंभीर और क्रोधित लग रहे थे। वे गुस्से से भरे पूरे घर में चहलकदमी कर रहे थे और बार बार घड़ी की तरफ देखते हुए अपनी बेचैनी को व्यक्त कर रहे थे। ना तो उन्होंने कपड़े बदले, ना ही कुछ खाया पिया। आया 2 बार चाय के लिए पूछ गई थी, पर पिताजी ने मना कर दिया था। मुझसे और भाविशा से भी उन्होंने बात नहीं की। माँ रोज की तरह देरी से ही घर लौटी। पिताजी को घर में देखकर भी उन्हें मानो कोई अचरज ना हुआ। वे तेजी से अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी, पर पिताजी ने लपक कर उनका हाथ पकड़ लिया। कहाँ से आ रही हो? सुजाता, मुझसे छिपाने की कोशिश ना करना। मैं जानता हूँ कि आजकल तुम्हारे और दिवाकर के बीच क्या चल रहा है। हर तरफ यही चर्चा है। छी, क्या तुम्हें इसको लड़ाने को सिर्फ दिवाकर ही मिला था? क्या तुम जानती हो कि उसके कितनी औरतों के साथ नाजायज संबंध रहे हैं? अपनी पत्नी का कत्ल भी तो उसी ने। नहीं,
दिवाकर अच्छा आदमी है, तुम उससे जलते हो। वह तुमसे ज़्यादा कामयाब व्यापारी है। तुम्हें मुझसे सिर्फ इसीलिए ईर्ष्या है कि मैंने तुमसे कहीं ज़्यादा अच्छा आदमी कैसे ढूंढ लिया। पर यह मत भूलना कि दिवाकर के आगोश में मुझे ढकेलने वाली तुम ही हो। तुमने मेरी कभी कोई परवाह ही नहीं की, इसीलिए अब मुझसे यह उम्मीद ना करना कि मैं कभी तुम्हारी परवाह करूंगी। पिताजी माँ पर टूट पड़े थे, उन पर कई मुक्के बरसाए। शायद माँ ने भी उन पर हाथ उठाया था, तभी तो उनका चश्मा टूट गया था। मैं और भाविशा एक दूसरे से लिपट कर रोई जा रही थी। आया ने उनकी लड़ाई रोकने की कोशिश की तो पिताजी ने उसे ढकेल दिया और बोले, तुम बच्चों को लेकर छत पर जाओ, चलो भागो यहाँ से, हमारे बीच में मत आना। आया मुझे और भाविशा को लेकर छत पर चली गई। वहाँ हमें माँ और पिताजी की अस्पष्ट आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी, जो कभी तेज हो जाती तो कभी धीमी। कभी माँ के चित्कार की आवाज़ आती तो कभी किसी सामान के पटक जाने की। हम दोनों आया की गोद में दुबकी हुई कब सो गई पता ही नहीं चला। सवेरे माँ ने हमें अपने हाथों से दूध पिलाया, नाश्ता कराया, फिर सिसक सिसक कर रोती हुई बोली, बच्चों, तुम्हारे पिताजी मुझे पसंद नहीं करते। जो आदमी हमें प्यार ना करता हो उसके साथ घुट घुट कर नहीं जिया जा सकता। दिवाकर मुझे प्यार करते हैं, इसीलिए मैं उनके पास जा रही हूँ। कुछ समय के लिए मैं और तुम्हारे पिताजी अलग अलग रहेंगे, फिर हमारा तलाक हो जाएगा। तलाक के बाद शायद तुम्हारे पिताजी अनुप्रिया से और मैं दिवाकर से शादी कर लूँगी। कल रात के झगड़े के बाद हम दोनों ने यही फैसला किया है कि दोनों एक एक बच्चे को अपने पास रखेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम में से किसे अपने से अलग करूं। जो भी पिताजी के साथ रहेगा मैं उससे मिलने आती रहूंगी। तुम दोनों में से एक का चुनाव नहीं कर सकती, इसीलिए तुम खुद निर्णय कर लो कि कौन मेरे साथ रहेगा। मैंने देखा भाविशा ने धीरे से माँ के हाथ को पकड़ लिया है। निश्चय ही ऐसा करके वह जतलाना चाहती थी कि वह माँ के बिना नहीं रह सकती। माँ के बिना रहना मेरे लिए भी कठिन था, पर भाविशा में मेरी तरह सहन शक्ति नहीं थी। इसीलिए मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि मैं ही पिताजी के पास रहूँगी। माँ, आप भाविशा को अपने साथ ले जाइए। आप कब जाएंगी? मैंने भर्राए स्वर में पूछा तो माँ ने मुझे अपने अंक में भर लिया। बार बार मेरे माथे को चूमते हुए बोली, आज शाम को। इतनी जल्दी? मुझे उनके यह शब्द सुनकर धक्का लगा। पिताजी उस रोज घर पर ही थे। उनके चेहरे पर पहली बार मैंने चिंता देखी थी, जो कि मुझे लेकर थी या माँ के लिए, पता नहीं। भाविशा को वे देर तक अपनी गोदी में बिठाए रहे थे और माँ चुपचाप अपना सामान पैक करती रही। शाम दिवाकर चाचा माँ को लेने आए थे। कार का हॉर्न सुनते ही माँ सूटकेस लेकर भाविशा का हाथ थामे बाहर निकल गई। जाने से पहले उन्होंने ना मुझसे कोई बात की, ना पिताजी की तरफ देखा। मैं विकल हो उठी कि माँ के बगैर कैसे रहूँगी। फिर सोचने लगी कि पिताजी के पास बहुत पैसा है, पर पैसे से माँ का प्यार तो नहीं खरीदा जा सकता। पर माँ भी क्या कर सकती हैं? पिताजी उन्हें प्यार नहीं करते। वे पिताजी के पास सिर्फ अपमानित होने को क्यों रहें? मुझे एक बात समझ नहीं आती थी, माँ सिर्फ पिताजी के प्यार को ही क्यों महत्व देती हैं? क्या हमारा प्यार उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता? काश मैं पिताजी से माँ के लिए थोड़ा सा प्यार मांग पाती। माँ गेट तक पहुँच चुकी थी। मैंने धीरे से पिताजी की ओर देखा। उनके गाल आंसुओं से भरे हुए थे। मैं सोचने लगी, तो क्या इनको माँ के जाने का दुख है? मुझे लगा अपनी बात कहने का इससे अच्छा मौका मुझे फिर नहीं मिलेगा। मैंने चीख कर कहा, पिताजी, मुझे माँ की ज़रूरत है, उन्हें बुला लीजिए। किस मुंह से बुलाऊं बेटी? शायद अब काफ़ी देर हो चुकी है। पिताजी ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और सहसा माँ के कदम गेट के पास ही रुक गए। उन्होंने मुड़कर देखा तो मुझे और पिताजी को लिपट कर रोते हुए पाया। जरूर हमारी वेदना ने उन्हें तड़पा दिया होगा। पिताजी की हालत देखकर शायद वे समझ गई थी कि उन्हें अपनी करतूतों पर अब पछतावा हो रहा है। अचानक माँ सूटकेस वहीं फेंक कर भाविशा को गोद में लिए दौड़ती हुई
हमारे पास लौट आई। हमारे बीच का बंधन इतना कमज़ोर नहीं था जिसे अनुप्रिया मौसी या दिवाकर चाचा जैसे लोग तोड़ पाते। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यही समाप्त हो गई। चलिए आज साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। मैंने उन सब श्रृंखलाओं को तोड़ डाला था जो मुझे आपसे जोड़ती थी। मुझे आपसे जुड़ी हर चीज़ से घृणा हो चुकी थी। आपके संबंधी, आपके परिचित सब निर्दोष होते हुए भी मेरी नज़रों से गिर गए हैं। लेकिन कभी कभी अनजाने में कोई ना कोई सूत्र अवश्य जुड़ जाता है। अभी कल की ही बात है, एक विवाह में अजय से भेंट हो गई। भाभी भैया आपको बहुत याद करते हैं। बड़ा दुखी जीवन है उनका। उनकी कहानियाँ पढ़ी हैं आपने? आज 20 वर्ष बाद यह सब कहने में क्या तुक है अजय? किसी दूसरे विषय पर बात करो ना, मैंने रुखाई से कहा। सब घर वालों की गलती थी भाभी। आप लोगों की तरह उन्होंने भी अपने परिवार वालों को दोष दिया। उसकी इस बात में कितना सत्य था यह वह नहीं जानता था, पर आप सब जानते हैं, जानकर भी वास्तविकता को झुटलाना चाहते हैं। आपकी समझ में सारा दोष आपके अम्मा बाबूजी का था। कहिए तो अन्याय होते देखकर भी मौन रह जाने वाले व्यक्ति का अपराध किस प्रकार कम है? आपका कोई कर्तव्य नहीं था। मेरी मान मर्यादा की रक्षा का भार आप पर नहीं था। वह कौन सा आदर्श, कौन सा सिद्धांत था? आपकी पत्नी गालियां खाती रहे, पिटती रहे और पति ही नजरें चुराकर चलता बने। मैंने आपकी 2-3 कहानियां पढ़ी हैं। मुझे पता है आज मेरा दर्द आपके हृदय को साल रहा है, पर अब क्या लाभ है उसका? किसी के जीवन को बर्बाद कर देने के बाद आंसू बहाने से क्या फ़ायदा? आपके आंसुओं से मुझे क्या? मेरा जो होना था वह तो हो ही चुका है। अब संसार को सूना सूना कर आत्मकथ्य कहते रहिए, बस यही तो कर सकते हैं आप। अपनी साधु वृत्ति का प्रचार करना और घर वालों के सिर पर सारा दोष मर देना, यही तो उद्देश्य है ना आपका? मेरी याद में पुनर्विवाह नहीं किया, बड़ा एहसान किया मेरे ऊपर। उसके लिए आपको साधुवाद देना चाहिए नहीं? सिर्फ विवाह के ही नाम पर हृदय कैसे पसीज गया आपका? आपके विवाह करने या ना करने से मेरी स्थिति में क्या अंतर आने वाला था? अब तो आपके सब भाई बहनों के विवाह हो चुके हैं। सुनती हूँ सब बहुएं सुखी हैं। अम्मा का वह तेज राख बनकर रह गया है। आपके और भाई आपकी तरह दब्बू थोड़े ही हैं। पत्नियों पर अकारण होने वाले अत्याचार को सहने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया होगा। कहाँ गई अब अम्मा बाबूजी की वह तेजी? लड़कों का रुख देखकर वे खुद ही शांत हो गई। सारा रुआब धरा का धरा रह गया। सुनती हूँ आपकी आज भी वही जिंदगी है। आप अपनी कहानियों में तेजस्वी पात्रों की रचना कर सकते हैं, विद्रोह के गीत गा सकते हैं, पर वास्तविक जीवन में रहेंगे कायर ही। सच बात कहने की, अन्याय का प्रतिकार करने की शक्ति आप में है ही कहाँ? आप दूसरों को राह दिखाने का दम भर सकते हैं, मंजिल की बुलंदियों पर पहुंचने का स्वप्न दिखा सकते हैं, पर स्वयं रहेंगे मझधार में ही। माँ हमेशा कहती थी मेरा दामाद बिल्कुल गऊ है। तब वे कहाँ जानती थी कि आपका यही गऊपन मेरे जीवन में विष घोल देगा। गऊ भी समय आने पर अपने सींगों का प्रयोग कर लेती है, पर आप में तो वह सामर्थ्य ही नहीं है। और सच कहूँ, यह आपका गऊपन नहीं है, यह ओढ़ी हुई मक्कारी है, ढोंग है, अपनी कमजोरी को छिपाने का नाटक है, दिखावा है। गऊ कहलाने में आप शायद गौरव का अनुभव करते होंगे, पर मुझे तो अब यह विशेषण कायरता और बुज़दिली का प्रतीक लगता है। एक दिन किसी बात पर आपकी अम्मा खूब नाराज हुई थी। मैं अपने कमरे में बैठी न जाने कितनी देर तक रोती रही। बड़ी रात गए आप दुकान से लौटे तो मुझे देखकर बहुत क्षुब्ध हुए। फिर दुखी होकर बोले थे, संगीता, तुम नहीं जानती मैं कितना मजबूर हूँ। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बिजनेस के लिए पूंजी भी मेरे पास नहीं है। अलग होने की बात कहूँगा तो बाबूजी फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। तुम्हें लेकर कहाँ जाऊँ? उस दिन आपकी मजबूरी को मैंने रोते हुए स्वीकारा था, लेकिन जब मेरे सम्मान का प्रश्न आया तब भी आपकी अपनी मजबूरी ही याद आती रही। दुनिया में खुले आकाश की भी कमी थी क्या? पेड़ की छाया में भी मैं आपके साथ खुशी से रह लेती। डिग्री और पूंजी के अभाव में क्या लोग जीते नहीं हैं? पर आप तैयार होते तब ना।
आपको वहाँ फ्रिज का पानी कहाँ मिलता, रात को दूध पीने की आपकी आदत का क्या होता, और रात दिन गद्दियों पर पैर रखकर बैठने वाले आप जमीन की कठोरता को बर्दाश्त कर पाते, सोने चांदी के सिक्कों के लिए पसीना बहा पाते। इसी से तो आपने अपना अलग रास्ता चुन लिया था। आपके परिवार के लोगों ने कभी सीधे मुंह बात नहीं की, गंदी गंदी गालियों के सिवा मुझे कुछ नहीं मिला। अम्मा ने कितनी ही बार मारा पीटा। पता नहीं आपके परिवार के लोग किस दृष्टि से सुसंस्कृत कहते थे, शायद पैसों की वजह से। वैसे किसी में इंसानियत तो थी ही नहीं। क्या कसूर था मेरा? बस यही ना कि मेरी माँ आपके माता पिता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाती थी। सब देख सुनकर भी आपकी जबान कभी नहीं खुलती थी। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ही सही, पर आपके संयम की तारीफ की जानी चाहिए। अकेले में आप मेरे चाटों को सहलाते और धीरज देते। मैं चिढ़ती, रूठती और कई बार आप पर क्रोध भी करती। फिर भी मेरे मन में आपके लिए श्रद्धा थी, प्रेम था। पर अब मेरा भरम टूट चुका है। दमे की बीमारी के कारण माँ की हालत गंभीर हो गई थी। मेरे मंझले भैया मुझे लिवाने आए थे। अम्मा ने उस दिन कितनी ही बातें सुनाई थी। उन्होंने मुझे भेजने से भी इनकार कर दिया। मेरे बहुत रोने धोने पर अनेक कठोर शब्द कहते हुए अंत में उन्होंने जाने की इजाज़त दी थी। मैं साल भर मायके में रही। आप आज्ञाकारी पुत्र एक लिफाफा खरीदकर 2 पंक्तियां भी कभी नहीं लिख सके। ना और किसी ने ही मेरे पत्रों के उत्तर देने की ज़रूरत समझी। एक दिन जाने कैसे धूमकेतु की तरह आप अचानक आ टपके। किसी मित्र की बारात में आए थे। आप माता पिता की चोरी से एक दिन के लिए आए थे। कुछ ही माह बाद शांति दीदी की शादी में विमलेश लेवा ले गए थे। घर में पैर रखते ही आपकी अम्मा ने सिर से पैर तक नजर दौड़ाई। प्रकृति ने आपकी चोरी पकड़ ली थी। अम्मा ने सब काम छोड़कर मुझे आड़े हाथों लिया। मजबूर होकर मैंने सब सच सच बता दिया। गुस्से के मारी अम्मा का चेहरा लाल हो उठा था। तुरंत आपको बुलाया गया। पता नहीं दूसरे कमरे में आपसे उनकी क्या बात हुई, पर अम्मा की बात से यही जाहिर हुआ कि आपने मेरी बात को झूठ करार दिया है। मैं आपसे मिलना चाहती थी, पर मुझे इसकी इजाज़त नहीं दी गई। हमारा लड़का, हमारा खानदान ऐसा नहीं है, अम्मा ने गरजते हुए कहा। मार पीट कर, अपमानित करके और मेरे मायके वालों की अनेक पीढ़ियों का उद्धार करते हुए मुझे वापस मायके भेज दिया गया। आपकी संवेदनशीलता, भावुकता और उदारता कहाँ गई थी उस समय? दे सकते हैं आप मेरी इस बात का जवाब? आपके तलाक की नोटिस ने मेरी माँ की प्राण ले लिए। आप लोग इतनी नीचता पर उतर आएंगे, यह तो किसी ने सोचा भी नहीं था। भैया लोगों का यह अटल विश्वास था कि आप कोर्ट में अपने पिताश्री के सामने सच बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते। एक मेरे ही हृदय में यह विश्वास था कि चाहे जो हो, मैं आपकी पत्नी हूँ। भरे कोर्ट में आप मेरी इज्जत नहीं लूटने देंगे। लेकिन मेरा विश्वास झूठा निकला। मेरी आंखों की याचना व्यर्थ हो गई। देवी देवताओं से मांगी गई मनौतियाँ निष्फल हो गई। आप निष्ठुर होकर झूठ बोल गए। उस दिन मैंने आपकी असलियत को पहचाना। आप छोटे बच्चे नहीं थे कि माता पिता ने आपको बहका लिया हो। वैसे भी इस विषय में उन्हें दोष देना बेईमानी होगी। उन्हें तो वास्तविकता का पता भी नहीं था। मेरे ऊपर होने वाले हर अत्याचार के पीछे आप थे। आपका मौन और आपकी दुर्बलताएं थीं। माता पिता की नाराजगी के भय से आप झूठ बोल गए। ईश्वर का भय आपको नहीं लगा। पत्नी और होने वाले संतान का मोह नहीं हुआ। श्रवण कुमार के बाद माता पिता के भक्तों में आपका ही नाम आना चाहिए। पर नहीं, मेरा यह कहना भी अनुचित है। आप माता पिता के भक्त थे ही कहाँ। आपको तो उनकी संपत्ति का लोभ था। अपने स्वार्थ के लिए आप आज्ञाकारी होने का ढोंग रचते रहे। नहीं तो कहो, आज कहाँ गई वह भक्ति, वह श्रद्धा? आज क्यों उनके अपराध गिना रहे हो? आज क्यों समाज के सामने उनके चरित्र को नंगा कर रहे हो? अब आपको मेरी याद आ रही है? जिस दिन मेरी हर धड़कन आपका नाम जप रहे थे, मेरे कान आपके मुंह से 2 बोल सुनने को तरस रहे थे, मेरी आंखें बेबसी से आपको निहारी जा रही थी, उस दिन कहाँ गया था आपका यह अनुराग? आपके कारण समाज में मेरी और मेरे परिवार की कैसी लज्जाजनक स्थिति हो गई थी, इसकी भी कल्पना की है आपने? लोगों ने कैसी कैसी बातें कही,
सड़क पर सिर उठाकर चलने लायक भी नहीं रह गए थे हम। मुझे आज भी याद है, बड़ी भाभी का मोनू रात को 12 बजे हुआ था। उतनी रात को मिठाई बुलवाई गई थी। घर भर में कोलाहल मच गया था और कुछ नहीं मिला तो हम भाई बहनों ने बेलन लेकर कांसे की थालियाँ पीट डाली थी। माँ चिल्लाती ही रह गई थी, अरे मरो, बजाना है तो पूजा घर से संग उठा लाओ ना, मेरी थालियाँ क्यों फोड़ रहे हो। लेकिन वहाँ खुशी के कारण होश किसे था। खूब धूमधाम से छठी बार सा हुआ था। लोग आज भी याद करते हैं। और मेरा बेटा हिमांशु हुआ तब। लड़का होने की खबर से भी परिवार में किसी के मुख पर प्रसन्नता नहीं आ सकी थी, आ भी नहीं सकती थी। नौकरानियों से ही मोहल्ले वाले उसके जन्म की बात जान सके थे। न सोहर गाए न बधाई, पुत्र को जन्म देकर भी हंसी मेरे होठों को नहीं छू सकी थी। पर वही समय मेरे जागने का था। मैंने आत्मग्लानि को त्याग कर नया जीवन जीने का फैसला किया। बचपन में हिमांशु अपने पिता के विषय में पूछा करता था, फिर शायद वह अपने जन्म के पीछे की कहानी जान गया। इसी से जब दूसरे बच्चे बड़े गर्व से अपने पिता के विषय में बात करते तो उसका मुंह कैसा हो उठता था, आंखें जमीन की ओर झुक जाती थी। ऐसी ही स्थिति तो आपने उसे उपहार में दी थी। इस फरवरी की 20 तारीख को हिमांशु पूरे 20 वर्ष का हो जाएगा। अब उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि दुर्भाग्यवश कोई मनुष्य नाली में गिर जाए या गिरा दिया जाए तो इतने मात्र से वह नाली का कीड़ा नहीं बन जाता। अपनी प्रतिभा, लगन, आत्मविश्वास से वह मनुष्य ऊंचा उठ सकता है। उसे ऊपर उठने से कोई नहीं रोक सकता। हिमांशु को मैंने ऐसी ही शिक्षा दी है। जन्मते ही उसे जो कलंक मिला है वह उसके चरित्र की चंद्रमा जैसी उज्ज्वलता को नहीं ग्रास कर सका। उसके लिए चिंता या अफसोस करने की ना आपको आवश्यकता है ना अधिकार। जब मुझ पर अत्याचार हो रहे थे तब आप सौम्य, शांत और गंभीर बने रहे। आपके कंठ का स्वर कभी तेज ही नहीं हो सका, क्योंकि जो गुजर रही थी वह दूसरे की बेटी पर गुजर रही थी। अब सहने की बारी आपकी है। पर अब तो कंठ का स्वर कुंठित हो चुका है, उसकी तीव्रता बोथर हो चुकी है। आप चीखना भी चाहेंगे तो चीख कंठ में ही घुट कर रह जाएगी। अब लेखनी से ही विरोध करते रहिए। अब वहाँ किसे फुर्सत है आपका रोना पढ़ने सुनने की। एक दिन वह था जब मुझे पग पग पर आपके नाम की, आपके आश्रय की ज़रूरत महसूस होती थी। हिमांशु को आपकी कमी खटकती थी, लेकिन आज हमारी कमी आपको महसूस हो रही है। अब चाहे क्रांति की गीत गाइए, चाहे विद्रोह की हाट, अब तो वह उठ चुकी है। अब रहना मझदार में ही है। दोस्तों, कहानियाँ यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।